हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी मेडिको विद शिवानी। टुडेस टॉपिक इज सेल। सबसे पहले हम जानते हैं सेल होता क्या है। कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका जो बेसिक बेस होता है वो हमारा सेल होता है। सबसे पहले ये देखते हैं, द स्टडी ऑफ सेल इज आल्सो नोन एज साइटोलॉजी। मतलब जो हम स्टडी सेल के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। इसको सबसे पहले विच इज डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 में। मतलब जो सेल होता है उसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ए सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होती है वो हमारी मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट होती है हमारी होल लाइफ की। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी होल लाइफ की ये होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट। मतलब ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। आगे हम समझाएंगे कैसे क्या क्या। दैट इज परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी नेसेसरी फॉर लाइफ। मतलब जो सेल होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है और वो ऑल एक्टिविटी परफॉर्म करती है जो कि हमारी होल लाइफ में जरूरत की है। जैसे डाइजेशन करना, डाइजेशन में वो भी हम आपको आगे समझाएंगे डाइजेशन में सेल का क्या कंट्रीब्यूशन है, या हमारा रिप्रोडक्टिव में क्या कंट्रीब्यूशन है और रेस्पिरेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सब हम देखेंगे। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ वन और मोर सेल्स। मतलब कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना होता है। अगर एक सेल है ना, अगर वन सेल प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। और अगर मोर सेल प्रेजेंट है मतलब दो तीन चार जितनी भी है सेल्स हैं तो उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर। क्योंकि उसमें बहुत सारी सेल्स हैं, मतलब एक से ज्यादा सेल है ना, तो उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बॉडी कंटेन बिलियन नंबर ऑफ सेल्स। मतलब जो बॉडी होती है वो हमारी बनी होती है बिलियन नंबर ऑफ सेल्स से, विद डिफरेंट साइज शेप एंड फंक्शंस। जिसमें कि जो वो सेल्स होती हैं वो हमारी होती है किसके साथ में, डिफरेंट साइज के साथ, स्ट्रक्चर कैसा है उसके साथ, या उनके अलग अलग फंक्शंस होंगे। हर एक ऑर्गन के लिए अलग अलग सेल्स होती हैं, अलग अलग सेल्स होती हैं, फिर उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग साइज होगा उसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमने पहले भी देखा है कि सेल जो हमारा है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो इसमें कह रहा है द स्मॉलेस्ट द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी। मतलब कि जो सेल होती है वो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है हमारी होल बॉडी की। कैपेबल टू कैरी आउट ऑल लिविंग प्रोसेस, मतलब लाइफ प्रोसेस। जो कि सेल होती है वो इतनी कैपेबल होती है कि जो हमारी लाइफ है उसमें जो जो प्रोसेस हो रही है उन सबको करने के लिए सेल इतनी कैपेबल होती है। सच है जैसे कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हमें कैसे लेना, हमने खाना खा लिया, अब न्यूट्रिशन जाएगा कैसे, वो हमारा सेल ही तो ले जाएगी ना, तो सेल के थ्रू। रेस्पिरेशन है, उसमें भी हमारे जो ऑर्गन होते हैं, अब जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले ये मैंने देखा, ये क्या है हमारा, ये है हमारा सेल। बहुत सारे सेल ये रहे, ये हमारे बहुत सारे सेल मिलके क्या बन गए, टिश्यू। ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बन गए, ऑर्गन। जैसे कोई भी ऑर्गन ले लेते हैं, जैसे ये हमने हार्ट वो ले लिया, डाइजेस्टिव स्टमक ले लिया हमने ये, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्गन। टिश्यू से मिलकर ही तो ऑर्गन बना। ऑर्गन से मिलके हमारा हमने जैसे बना लिया डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारा बन गया ऑर्गन सिस्टम। ये और उसके बाद ये हमारी बन गई होल। तो सबसे पहले हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये हमारा सेल है, सेल से ही मिलके हमारी होल बॉडी बनी हुई है। तो जैसे कि हमारा सेल है, ऐसे बहुत सारे टिश्यू एक साथ इकट्ठा हुए, मतलब सेल से हमारे टिश्यू बने, टिश्यू से हमारे ऑर्गन बने। अब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि केवल मेरा स्टमक ही मतलब टिश्यू से बना है। हार्ट भी और भी ऑर्गन है, लंग्स है, किडनी है, सारे ये टिश्यू से मिलके ही तो बने हैं।
और ऐसे ही अलग अलग हमारे सिस्टम बन रहे हैं, जैसे हार्ट से है तो कार्डियो सिस्टम, और लंग से हमारे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे यूरिनरी सिस्टम, किडनी अगर ऐड हो रही है, या हमारा यूट्रस वगैरह ऐड हो रहा है तो हमारा हो जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ऐसे करके हमारे अलग अलग सिस्टम बनते हैं और उन सारे सिस्टम को मिला के हमारी होल बॉडी बनती है। तो अब हम इसको समझेंगे। द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द लाइफ, जो सेल होती है वो लिविंग होती है, सबसे छोटी होती है हमारी बॉडी के लिए। कैपेबल टू कैरी आउट, ये इतनी कैपेबल होती है ऑफ कैपेबल टू कैरी आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस, मतलब जो लाइफ में जितनी भी प्रोसेस होती है उनको करने के लिए वो कैपेबल होती है, सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन। मतलब कि जितनी भी हमारी लाइफ में चीजें होती हैं, जितने भी हमारे प्रोसेस हो रही हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन वर्क कर रहे हैं, सब किस पे डिपेंड करते हैं? सेल पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल। तो ये टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? वो सेल्स होती हैं जो कि हमें नॉर्मल आइज से नहीं दिखाई देंगी, मतलब नॉर्मल आइज से वो चीजें नहीं दिखाई देती हैं जिनके अंदर होता है। लाइक जैसे बैक्टीरिया के अंदर होता है, तो बैक्टीरिया हमें नॉर्मल आइज से नहीं दिखाई देगा। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो हमारी ऐसी चीजों में होती हैं जो कि हमें, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर ए सिंपल स्मॉल सिंपल एंड लैक ऑफ न्यूक्लियस, मतलब जो इसमें न्यूक्लियस होता है, जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है सेल का, तो ये न्यूक्लियस होता है, ये हमारा हो गया सेल, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। तो जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें ये न्यूक्लियस नहीं होता है, और जो यूकैरियोटिक होती है उसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो आपको समझ में आएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो स्मॉलेस्ट होती हैं, और वो उनमें होती हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं जो कि हमें नॉर्मल आइज से नहीं दिखाई देते, मतलब वो विजुअल नहीं होते हैं, जिन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर हमारे क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। सेल तो प्रेजेंट होती है पर न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल इज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड हैविंग न्यूक्लियस विद द मेम्ब्रेन, मतलब कि जो सेल होंगी हमारे यूकैरियोटिक, उनके अंदर हमारा न्यूक्लियस भी होगा प्लस सेल मेम्ब्रेन भी होगी। सेल मेम्ब्रेन ये होती है सेल मेम्ब्रेन, तो इसमें ये सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी प्लस न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। लाइक प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन, मतलब जो प्लांट होते हैं वो हम नॉर्मल आइज से उनको देख सकते हैं, एनिमल्स को हम नॉर्मल आइज से देख सकते हैं, ह्यूमंस को हम नॉर्मल आइज से देख सकते हैं। बट अगर बैक्टीरिया होगा तो हम उसे नॉर्मल आइज से नहीं देख पाएंगे, नॉर्मल आइज से नहीं देख पाएंगे तो हमारा क्या होगा? प्रीकैरियोटिक। और अगर हम नॉर्मल आइज से उसको देख पा रहे हैं तो वो है यूकैरियोटिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो सेल का स्ट्रक्चर होता है इसको डिटेल में आगे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले सुपरफिशियली पढ़ेंगे, जैसे कि ये हमारा सेल है, ये हमारा क्या है? सेल है। सेल को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, आप ऊपर देख रहे हो तीन पार्ट में कैसे डिवाइड हुआ है। ये जैसे सेल है तो सेल मेम्ब्रेन से समझ में आ रहा है उसकी आउटर लेयर है, तो सेल मेम्ब्रेन तो ये हो गया। न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा होता है सेंटर में, ये इसको हम बोलेंगे इसका सेंटर या ब्रेन भी इसका हम बोलेंगे इसको। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ये जो होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हमारा इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन है और जो हमारा न्यूक्लियस है उसके बीच में जो ये स्पेस है इधर से इधर तक का, ये इसके अंदर एक हमारा थिक फ्लूइड भरा होता है, तो वो फ्लूइड को ही हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब उसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे हमारा ये है माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस होता है, और हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये सब हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? इसके और इसके बीच में प्रेजेंट होता है, ये दोनों, इन दोनों के बीच में ये सब प्रेजेंट होता है। तो आगे हम स्ट्रक्चर में समझेंगे इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर। हमने अभी इसको सुपरफिशियली पढ़ा, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमारे 10 चीजें प्रेजेंट होती हैं। जो हमारा सेल का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमारे 10 चीज प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है?
ये कोई हमारी सेल है, ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। आउटर लेयर को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके अंदर एक हमारा और होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट, इसके ही अंदर हमारा प्रेजेंट होता है डीएनए, और जो इसके अंदर फ्लूइड हमारा भरा होता है, ये हमारा जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिन। प्लाज्म। और यहाँ पे जो हमारा जो सेल होता है, उसमें यहाँ पे भी एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और अब इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर अंदर भी होते हैं, कुछ कुछ को क्या क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हम बोलते हैं, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी बनाता है, एनर्जी देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो जो हमारा न्यूक्लियस होता है उससे अटैच होता है। कुछ इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे, ये हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है स्मूथ, एक होता है हमारा रफ। अब रफ या स्मूथ का क्या मीन्स है, जो हमारा रफ होता है उसमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। ये जो हमारे हैं, ये हमारे क्या है, राइबोसोम। और जो ये राइबोसोम होते हैं, ये क्या करते हैं, ये करते हैं हमारे प्रोड्यूस प्रोटीन। ये प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए इसका नेक्स्ट मतलब इसका नाम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री इसको बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। जो हमारा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो हमारा 2 टाइप्स का होता है, स्मूथ और रफ। रफ में क्या होता है, अटैच राइबोसोम, और जो स्मूथ होता है नॉट अटैच राइबोसोम। इसमें राइबोसोम अटैच, जो स्मूथ होता है उसमें राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, जो रफ होता है उसमें राइबोसोम अटैच होते हैं। जो हमारा इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो हमारा क्या करता है, वो हमारा करता है, जो हमारा राइबोसोम होता है, जो प्रोटीन बनाता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, टू ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन। मतलब जो हमारा राइबोसोम होते हैं, वो जो प्रोटीन बनाते हैं, उसको हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट कहाँ करता है, हमारे में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं
जिनको हम बोलते हैं गोल्गी एपरेटस। कुछ कुछ स्ट्रक्चर वो सिमिलर होते हैं एज अ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ये स्ट्रक्चर होते हैं, इन तक ये पहुंचाता है। ये जो हमारा ये होता है राइबोसोम, वो हमारा जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, फिर वो जो प्रोटीन बनता है उसको जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्रांसफर करता है किसके लिए, गोल्जी एपरेटस के लिए। ये हमारा है गोल्जी एपरेटस। जो हमारा प्रोटीन बनता है वो कौन बनाता है, राइबोसोम। राइबोसोम से हमारा राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होता है, जो स्मूथ सरफेस रफ सरफेस होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। रफ सरफेस क्यों होता है, क्योंकि वहां पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। फिर ये यहाँ से जो हमारा ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। वो ट्रांसपोर्ट करके किसके पास लाता है, गोल्गी एपरेटस के पास। गोल्गी एपरेटस का क्या काम होता है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस। मतलब कि पोस्ट ऑफिस मतलब हम इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस। हम बोलते हैं गोल्जी एपरेटस को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो हमारे पास इसके पास प्रोटीन आता है, ये उस प्रोटीन को मॉडिफाई करके अच्छे से पैक करके सेल में जहां पे भी नीड होती है वहां पे उस प्रोटीन को ट्रांसफर करता है। मतलब कि अच्छे से पैकेजिंग और मॉडिफाइंग का काम करता है। जो प्रोटीन मिला है उसे उसको मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है, फिर जहां पे सेल में नीड है वहां पे उसको ट्रांसफर करता है। इसमें एक चीज और होती है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होंगे जिनको हम बोलते हैं लाइसोसोम। इनको हम बोलेंगे एक सुसाइडल बैग। इनका दूसरा नाम होता है सुसाइडल बैग। अब सुसाइडल बैग इसको सुसाइडल बैग हम इसको क्यों बोलते हैं, सुसाइडल बैग हम इसे इसलिए बोलते हैं जितना भी इसमें से डेड मटेरियल होता है, जिसकी डेथ हो चुकी होती है, अनयूज्ड होता है, उसको ये डाइजेस्ट करता है। मतलब सेल में जो भी ऐसा प्रोडक्ट होता है या जो भी ऐसी सेल या जो भी कुछ भी होता है वेस्ट प्रोडक्ट, उसको ये डाइजेस्ट करता है। इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है सुसाइडल बैग। एक बार फिर से कंप्लीट समझेंगे। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये प्रेजेंट होता है फ्लूइड, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड। साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड जो होता है वो थिक होता है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत गाढ़ा होता है। उसके अंदर ये सब चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हमारा क्या काम करता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा होता है डीएनए। जो सेल होगी सेल के ही थ्रू तो डीएनए जाएगा, ये आगे हम पढ़ेंगे डीएनए सेल के थ्रू कैसे जाएगा। तो जो हमारा ये होता है न्यूक्लियस, इसमें भरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर भी फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर होता है हमारा क्या, डीएनए। ये जो स्ट्रक्चर है, ये इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये टू टाइप्स के होते हैं, एक स्मूथ होते हैं, एक रफ होते हैं। जो स्मूथ होते हैं वहां पे नहीं, जो रफ होते हैं मतलब जो खुरदुरे से होते हैं। खुरदुरे क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम प्रेजेंट होता है, उसका क्या काम होता है, वो होता है जो प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा, फिर उसके बाद वो प्रोटीन हमारा जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगी, मतलब किसके पास ले जाएगी वो उसको, गोल्जी एपरेटस के पास। गोल्जी एपरेटस को हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस। इसका क्या काम होता है कि ये जो उसको प्रोटीन मिला है उसको मॉडिफाई करता है, अच्छे से पैक करता है, और सेल में जहां पे भी उस प्रोटीन की नीड है वहां पे उसको ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, जो अनयूज्ड या डेड मटेरियल है या वेस्ट मटेरियल है सेल का, उसको ये डाइजेस्ट करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। अब हम बात करेंगे ये डीएनए का क्या रोल है। अगर ये डीएनए सेल में प्रेजेंट है तो इसका आगे क्या रोल है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल में डीएनए का क्या रोल होता है।
तो सबसे पहले हम जानते हैं सबसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है। सबसे लार्जेस्ट सेल होती है हमारी ओवम, और स्मॉलेस्ट हमारा होता है स्पर्म। स्पर्म हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होता है और ओवम हमारा सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। अब इसका क्या रोल है, अगर हमें पता चल गया कि ये सेल होते हैं, ये तो पता चल गया ना। तो अगर ये सेल होते हैं तो अगर हमें कोई भी बेबी या हम भी कोई भी जाइगोट बनेगा तो जाइगोट किससे मिलके बना होता है, दो सेल से ही मिलके तो बनेगा, ओवम और स्पर्म से मिलके ही तो बनेगा। ओवम इससे मिलके बनेगा, और ये क्या है, सेल है। सेल है मतलब इसमें डीएनए प्रेजेंट होगा दोनों में, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होगा। डीएनए अब बोलते हैं कि बच्चे और मतलब बच्चे का और पेरेंट्स का डीएनए चेकअप करा लो, तो डीएनए ये कहाँ से आया है, स्पर्म के थ्रू ये आया है, स्पर्म और ओवम के थ्रू ये आया है। तो इनसे दोनों से मिलके क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट क्या है, एक सेल ही तो है, ये भी तो एक सेल ही तो है बॉडी में, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर ही तो बना है। तो ये भी तो एक सेल है, इसके अंदर इससे भी तो डीएनए आएंगे ना, तो यहाँ पे भी तो क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए। ऐसे ये डीएनए मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक डीएनए ट्रांसफर होते हैं थ्रू द स्पर्म एंड ओवम के थ्रू, जाइगोट में, जाइगोट से फीटस ऐसे बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सेल। मतलब जो सेल होती है वो मैनी फंक्शंस करती है हमारी बॉडी में। एक्चुअली वो करती तो सारे फंक्शन सेल ही है, क्योंकि सेल सेल हमारी बेसिक यूनिट है हमारी होल बॉडी की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो सबसे पहले देखते हैं ये करती क्या है। टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड। मतलब हमने अगर कोई भी फूड खाया है तो उससे जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको कलेक्ट कौन करती है, सेल करती है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। मतलब जो ग्लूकोज होता है, अगर हमने ग्लूकोज लिया है तो उसको एनर्जी में प्रोड्यूस कौन करता है, हमारा सेल करता है थ्रू द। अभी हमने देखा था जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था उसको हमने क्या बोला था, पावर हाउस था सेल। वो क्या काम कर रहा था, एनर्जी बना रहा था ना, प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये वर्क कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि ये जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में आता है उसको ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी का फॉर्म देता है। प्रोड्यूस प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में भी हमने पढ़ा था, जो हमारा राइबोसोम होता है वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा था। तो ये हमारा किससे होता है, राइबोसोम के थ्रू तो हो रहा था प्रोटीन प्रोड्यूस। सेल इंक्रीज साइज और नंबर असेंशियली फॉर द बॉडी ग्रोथ एंड टिश्यू डेवलपमेंट। मतलब अगर सेल का साइज बढ़ेगा और सेल का साइज अगर बढ़ता है या सेल के नंबर बढ़ते हैं तो वो किस में हेल्प करता है, बॉडी के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में तो हेल्प करेगा। अगर ज्यादा सेल्स बनेंगे तभी तो बॉडी ग्रोथ करेगी, सेल्स नहीं बनेंगे तो फिर टिश्यू कहाँ से बनेंगे। तो वो सब चीजें। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। मतलब कि जो मेटाबॉलिज्म के टाइम पे जो प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वो रिमूव करती है। प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। ये हार्मफुल सब्सटेंस से प्रिवेंट करती है। सेल स्टोर न्यूट्रिशन सच एज ग्लूकोज, फैट, वाटर, मिनरल्स फॉर लेटर यूज। मतलब कि जो हमारा सेल्स होता है वो जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन हम इंटेक करते हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटेक करता है तो वो एक स्टोरेज का काम करता है, क्योंकि वो अभी फ्यूचर में कभी उस चीज की नीड है तो उसमें हेल्प हो जाती है। जैसे कि हमने ग्लूकोज लिया है तो ग्लूकोज हम कुछ टाइम तक अगर फास्ट रहते हैं तो हमारा उस टाइम पे ग्लूकोज हमारा हेल्प करेगा। तो वही ये कह रहा है कि लेटर यूज, मतलब आगे कभी यूज में आ सकता है वो ग्लूकोज, फैट, वाटर या कोई भी मिनरल्स लिया है तो उसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने पूरा टॉपिक पढ़ा तो उसमें कुछ चीजें थी जो हमेशा याद रखने वाली थी, वो की पॉइंट में हम उनको पढ़ेंगे। द पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब हमने आपको पढ़ाया था पावर हाउस ऑफ द सेल, किसको बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया को बताया था ना।
क्योंकि ये क्या करता था, एनर्जी स्टोर कर रहा था ना, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा था ना, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा था ना एनर्जी में। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल ही तो बोला था। प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन कौन बना रहा था हमारा, राइबोसोम बना रहा था ना, तो राइबोसोम लिख देंगे यहाँ पे। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कौन था, न्यूक्लियस ही तो था बिल्कुल सेंटर में। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको बताया था हमने, लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम को क्यों बताया था, क्योंकि लाइसोसोम जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट या जितना भी होता है वेस्ट प्रोडक्ट सेल का, उसको डाइजेस्ट करता है। सेलेक्टिव बैरियर हम बोलेंगे हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर ये वो काम करता है कि जो चीज बाहर जानी है उसको बाहर भेजेगा, जो चीज अंदर आनी है उसको अंदर आने देगा। जैसे कि हमारा O2 है, इसको वो नॉर्मली अंदर आने देगा। न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है, तो इसको अंदर आने देगा। मतलब जैसे ये सेल है तो इसके अंदर इसको आने देगा, ठीक है। और अगर हमारा है जैसे कि CO2 है या वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको जैसे कि हमारा सेल है इससे बाहर जाने देगा, बस केवल इनको जाने देगा, अदरवाइज किसी को बाहर नहीं आने देगा, किसी को अंदर नहीं जाने देगा। मतलब कुछ लिमिटेशन होती है इसकी, क्योंकि ये हर किसी के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये सेलेक्टिव बैरियर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किसी को अंदर नहीं आने दे सकता है और हर किसी को बाहर नहीं जाने दे सकता है। जैसे बाहर जाने के लिए केवल CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट ही बाहर जा सकता है, और अंदर आने के लिए केवल O2 आ सकती है और न्यूट्रिएंट्स हैं जितने भी वो अंदर आ सकते हैं। बाकी कुछ हार्मफुल सब्सटेंस वगैरह उनको एंटर नहीं करने देती है वो। Thank you guys. Thank you for watching this video.